स्वागत है आप सभी का। देखिए, अगर आप सीजी टेट एग्ज़ाम या फिर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देन डेफ़िनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में हम संतुलित आहार और पोषक तत्व का जो थ्योरी है, उसको कंप्लीटली समझने वाले हैं। इसमें हम लगभग सभी पोषक तत्वों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम, आहार, फाइबर और पानी। इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे बनने वाले सवालों को आप डेफ़िनेटली सॉल्व कर पाएँगे इस वीडियो को देखने के बाद। इन सभी चीज़ों को समझेंगे, साथ ही साथ आपका जो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था विटामिन्स, उसको भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। ये देखिए, विटामिन्स की पूरी तालिका हमने यहाँ पे बनाया है आपके लिए, इसको भी पूरा डिटेल में देखेंगे यहाँ पे और अच्छे से समझेंगे। देखिए, अभी काफ़ी दिनों से ईवीएस का थ्योरी क्लास नहीं आ रहा था, तो काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आगे क्लास नहीं आएगा क्या पर्यावरण का करके, तो ऐसा नहीं है, आपका कंप्लीट कराया जाएगा पर्यावरण का सिलेबस, थ्योरी, कंटेंट प्लस साथ ही साथ पेडागॉजी का थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यू भी हम कराएँगे पर्यावरण का, बाकी सभी सब्जेक्ट का भी कराएँगे अच्छे से। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा इश्यू हो जाता है, क्योंकि मैं भी खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो उस हिसाब से आपको क्लास प्रोवाइडेड किया जाएगा, तो आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए समझते हैं संतुलित आहार और पोषक तत्व। एक संतुलित आहार वह खाद्य सामग्री है जिसमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम, आहार, फाइबर, पानी, ये सभी चीज़ें। पोषक तत्वों के बारे में हम समझेंगे। देखिए, पोषक तत्वों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इनको कैसे वर्गीकृत किया गया है, तो कुछ इस तरह से ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और अन्य पोषक तत्व अदर न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आता है विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम, आहार, फाइबर और पानी। इन सभी के बारे में अच्छे से समझने वाले इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, देन डेफिनेटली इस सिंगल वीडियो से आपको 1-2 नंबर का प्रॉफिट तो मिलेगा ही। चलिए, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, जिसमें हम पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको समझना है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि कार्बोहाइड्रेट किन कंपोनेंट से बने होते हैं, किन घटकों से बना होता है। तो आपको याद रखना है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार यहाँ पे हैं, जिसमें आपको देखना है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और एक है पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पे पहले समझते हैं मोनोसैकेराइड्स को। ये तत्काल ऊर्जा प्रदाता है, जिसमें आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज क्या है, तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। और फ्रक्टोज के बारे में आप जान लीजिए, ये फलों की शर्करा है। शहद की मिठास किसके कारण होता है, तो फ्रक्टोज के कारण होता है, और यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है कौन, तो आपको याद रखना है फ्रक्टोज। और अगर सबसे मीठा आर्टिफिशियल शुगर पूछा जाए, तो उसको आपको याद रखना है, वो कौन सा है, उसको भी यहाँ पे बता देता हूँ, वो है अलीटेन। ये किसी भी ऑर्डिनरी शुगर से 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। और ये कैसा शुगर है, तो ये एक आर्टिफिशियल शुगर है। ये एक आर्टिफिशियल शुगर है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद एक है इसमें गैलेक्टोज, जो कि हमें एनर्जी प्रदान करता है तत्काल। फिर आप देखिए डाइसैकेराइड्स के बारे में, जिसमें आता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज क्या है, तो ये सामान्य शर्करा है, गन्ने की शर्करा। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलाकर बनता है। गुड़ भी गन्ने की शर्करा है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, और लैक्टोज दूध में मौजूद होता है, और इसे दूध की शर्करा भी कहा जाता है। किसे, तो लैक्टोज को। इसे भी आपको याद रखना है, लैक्टोज को दूध की शर्करा कहा जाता है। और ये क्या होता है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। उसके बाद आगे है इसी में पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टार्च की अगर हम बात करें, तो इसका स्रोत क्या होता है, चावल, आलू और मिठाई। जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स पौधों में होता है, वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। स्टार्च एमाइलेज टाइलिन एंजाइम द्वारा पीएच 6.8 पर माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, पौधों का जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद ग्लाइकोजन की अगर बात करें, तो जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट जानवरों में, एनिमल्स में होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। किसमें, तो एनिमल्स में। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, ग्लाइकोजन। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल्यूलोज के बारे में आपको याद रखना है, ये अपचनीय होता है, इनडाइजेस्टिबल होता है। प्राकृतिक पौधों के रेशे, जैसे कपास, जूट, लकड़ी के रेशे, कांच के रेशे आदि,
ये सब किससे बने होते हैं? तो ये सब सेलुलोज से बने होते हैं। चलिए, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं जो आपको पता होना चाहिए। ORS मौखिक पुनर्जलीकरण घोल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये किसका फुल फॉर्म है? तो ये एक ORS करके एक घोल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जो क्या होता है? तो शर्करा प्लस NaCl नमक का मिश्रण होता है जिसका उपयोग निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के लिए किया जाता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल शुगर कृत्रिम शर्करा जैसे एस्पार्टेम और सैकरिन सामान्य शर्करा सुक्रोज की तुलना में कहीं अधिक मीठी होती हैं। और आर्टिफिशियल शुगर में हमने आपको एक नाम बताया था अलीटेम, जो कितना गुना ज़्यादा होता है मीठा? अलीटेम जो कि 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है किसी भी ऑर्डिनरी शुगर से, और ये एक आर्टिफिशियल शुगर ही है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद प्रोटीन के बारे में समझते हैं। तो देखिए, प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। इसमें भी आपको इन घटकों को याद रखना है। प्रोटीन किससे बना होता है करके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। फिर आगे इसमें है, प्रोटीन को शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है क्योंकि मांसपेशियां प्रोटीन से बनी होती हैं। प्रोटीन के उदाहरण हैं अंडे का प्रोटीन, रेशम का प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन जो दूध को सफ़ेद रंग देता है। और एक होता है कैरोटीन प्रोटीन जो कि बाल, नाखून, खुर और सींगों में पाया जाता है। और एक होता है ये बीटा कैरोटीन होता है जो कि गाय के दूध को पीला रंग प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य पर प्रभाव देखते हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेरास्मस रोग होता है। ये तो आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा। इसे तो 9, 12, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी में पढ़ाया जाता है। और शरीर में अगर प्रोटीन की अधिकता हो जाए तो लीवर फेलियर हो जाता है। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ये दोनों क्या है? हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद फैट के बारे में देखते हैं। तो फैटी एसिड वसा के निर्माण खंड है और वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और विटामिन A, D, E और K को संग्रहित करने में मदद करती है। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। साथ ही साथ वसा त्वचा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों पॉइंट हैं। ठीक है? और एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और विटामिन A, D, E और K को संग्रहित करने में मदद करते हैं। उसके बाद आगे है फिर इसी में वसा के प्रकार, जिसमें असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट, इसमें दोहरा सी के बीच डबल बॉन्ड या फिर सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड बंधन होता है। इसका स्रोत क्या होता है? तेल, मेवे, सब्जियां, बादाम, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, जैतून, जैतून का तेल और वनस्पति तेल। ये सभी किसका स्रोत है? तो अनसैचुरेटेड फैट का, असंतृप्त वसा का। उसके बाद है ओमेगा 3 वसा, ओमेगा 3 फैट। इसके बारे में आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये क्या होता है? तो अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड होता है जो कि उपयोगी है। यहाँ पे अल्फ़ा नहीं लिखा है, उसको मैं लिख देता हूँ आगे। ये कैसे होता है? तो अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड होता है। क्लियर है? जो कि उपयोगी होता है। और ओमेगा 6 जो वसा है, ओमेगा 6 फैट है, ये लिनोलिक एसिड होता है। एक आता है फिर इसी में संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट, पशु वसा एनिमल फैट होता है। उसके बाद होता है हाइड्रोजनीकृत खाद्य वसा ट्रांस फैट, वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकृत करके वनस्पति घी बनाने से उत्पन्न होती है। डेनमार्क ट्रांस फैट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। ये पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए इसे एक रंगीन बक्से में भी पैक कर देते हैं ताकि आपको ये हाईलाइट हो सके। ठीक है? डेनमार्क ट्रांस फैट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है? उसके बाद दो चीज़ और याद रखना है आपको, LDL और HDL। LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अगर हम बात करते हैं कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन का, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, तो ये कैसे होता है? ये हानिकारक होता है अगर यह बढ़ता है तो। और जो HDL है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कैसा होता है? तो ये उपयोगी होता है। क्लियर है? अब देखिए ये हिंदी में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये एक्चुअल में ऐसा है। ये है LDL और ये है HDL। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं स्वास्थ्य पर प्रभाव। शरीर में अतिरिक्त वसा मोटापा का कारण बनती है, ओबेसिटी का कारण बनता है। क्लियर है? ये तो आप सभी को पता ही है, इसको तो ऐसे सच को याद रखने वाली बात ही नहीं है।
फिर आगे देखते हैं गैर ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व नॉन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, कुछ पॉइंट्स को नहीं सभी पॉइंट्स को याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। हो सके तो आप इसका एक नोट भी बना लीजिए जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए विटामिन कैसे बनता है, तो वीटा प्लस एमिन से बना है, जो हमें सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसके खोजकर्ता कौन है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, कैसिमिर फंक, इसे आप लोग याद रखेंगे। इनके खोजकर्ता कौन है, तो कैसिमिर फंक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब इन सभी विटामिन के बारे में अच्छे से समझते हैं बारी बारी से, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रासायनिक नाम होता है इसका रेटिनॉल। अगर इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, और एक रोग होता है ज़ीरोफ्थेल्मिया। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य सोर्स क्या होता है, तो गाजर, पपीता, आम और गोल्डन राइस। उसके बाद विटामिन बी 1। इस विटामिन बी 1 को केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम में पूछा था, जब मैं एग्ज़ाम दिलाया था उस साल। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया जाएगा, आपको तैयार सभी के लिए रहना है। इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इसकी कमी अगर हो जाए तो रोग कौन सा हो जाता है, बेरी। केवीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो आपको वहाँ पे टिक करना था विटामिन बी 1 पे। क्लियर है। और विटामिन बी 1 का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो सब्जियाँ और फल। उसके बाद विटामिन बी 2 है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी हो जाए तो पेलाग्रा रोग हो जाता है, और इसका मुख्य सोर्स कौन सा है, तो दूध और अंडे। उसके बाद अगला विटामिन है इसमें विटामिन बी 3, जिसका रासायनिक नाम होता है नियासिन, और इसकी कमी से त्वचा और मानसिक समस्याएं आने लगती है। और इसका मुख्य स्रोत कौन सा है, मुख्य सोर्स कौन सा है, तो सब्जियां और दालें। फिर है विटामिन बी 5, जिसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो पेलाग्रा रोग हो जाता है और त्वचा की समस्याएं आने लगती हैं। विटामिन बी 5 का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो सब्जियां, जर्दी, अंडा और फल। उसके बाद है विटामिन बी 6, जिसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। जिसकी कमी अगर हो जाए शरीर में तो त्वचा और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। विटामिन बी 6 का स्रोत कौन सा है, तो सब्जियां, अंडा और फल। उसके बाद है विटामिन बी 7 या एच। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसकी कमी हो जाए शरीर में तो बालों का झड़ना और पैरों में दर्द होने लगता है। उसके बाद है विटामिन बी 9, जिसका कि रासायनिक नाम होता है फोलेट। क्या होता है रासायनिक नाम, फोलेट, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और इसका मुख्य स्रोत कौन सा है, तो सब्जियां और फल। उसके बाद आगे समझते हैं विटामिन बी 12। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोब्लामिन। इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। और इसका स्रोत क्या है, तो मांसाहारी भोजन, नॉनवेज फूड। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एक और विटामिन है विटामिन बी 17, जिसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिसका रासायनिक नाम है एमिगडालिन, जो फल के बीज में मिलता है। उसके बाद है विटामिन सी, जिसका कि रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो स्कर्वी रोग हो जाता है, और इस रोग में क्या होता है, तो मसूड़ों से खून आने लगता है। इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है, तो नींबू, संतरा, अनानास, अमरूद, हरी मिर्च। मुख्य रूप से जो खट्टे फ्रूट्स हैं वहाँ से विटामिन सी हमें मिलता है। उसके बाद एक विटामिन है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, जिसे आपको याद रखना है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसकी कमी अगर हो जाए बच्चों में तो रिकेट्स रोग हो जाता है, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और इसका मुख्य स्रोत कौन सा है, तो इसका मुख्य स्रोत होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है पुरुषों में, और शुष्क त्वचा, ड्राई स्किन। और इसका सोर्स क्या है, तो नट्स, मक्खन और घी। उसके बाद है विटामिन के, जिसका कि रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। इसकी कमी शरीर में हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉट में समस्या आता है। और इसका सोर्स होता है टमाटर, हरी सब्जियां और फल। और लास्ट के जो 4 विटामिन हमने आपको बताए, ये चारों बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमने बताया है विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। इनका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन। इनकी कमी से कौन सा रोग होता है और इनका सोर्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने कम्प्लीटली विटामिन के बारे में पढ़ लिया है। आगे और भी कुछ चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए।
विटामिन के अन्य तथ्य, कुछ और फैक्ट है विटामिन के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। सौंदर्य विटामिन विटामिन ई को कहते हैं, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन। क्लियर है? उसके बाद पानी में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? तो पूरा का पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये किस में घुलने वाले होते हैं? तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन सा होता है? तो इसमें आएंगे ए, डी, ई और के। ये सभी विटामिन कैसे होते हैं? तो ये सभी विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल। ये सभी किस में घुल जाते हैं? तो फैट में घुल जाते हैं। इसे आप लोग शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं? कीड़ा से याद रख सकते हैं। कीड़ा से आप इसे याद रख सकते हैं। कीड़ा कैसे है? तो ये फैट में घुलने वाला विटामिन होता है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और अगला पॉइंट है इसमें, बारिश के पानी में विटामिन, विटामिन बी 12। बारिश के पानी में कौन सा विटामिन होता है? अगर ऐसा पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है विटामिन बी 12 होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन है तो एग्जाम में पूछा जाता है। पेशाब में उत्सर्जित विटामिन सी, पेशाब के माध्यम से विटामिन सी उत्सर्जित हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे अब खनिज के बारे में पढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं? तो ये बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, लेसर क्वांटिटी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है? तो देखिए, हड्डियों और दांतों के लिए ये आवश्यक होते हैं, साथ ही साथ मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए ये आवश्यक होते हैं, और शरीर में ऊर्जा स्तर बनाए रखने के लिए भी कैल्शियम आवश्यक होते हैं। कैल्शियम का सोर्स क्या होता है? तो दूध, मछली, अंडे, हरी सब्जियां और नट्स और ब्रोकली, ये इसके मुख्य स्रोत हैं जिससे हमें कैल्शियम मिलता है। उसके बाद आगे समझते हैं इसमें फास्फोरस। तो फास्फोरस की आवश्यकता क्यों होता है? तो हड्डियों और दांतों के लिए। इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है? तो दूध, पालक, पपीता, मांस और नट्स, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? तो इन सब चीज़ों से मिलता है हमें फास्फोरस। चलिए आगे देखते हैं आयोडीन। आयोडीन की आवश्यकता होती है थायराइड ग्रंथि के अच्छे विकास के लिए, और इसका सोर्स होता है समुद्री भोजन, सी फूड और नमक। कमी अगर हो जाए शरीर में तो इसकी कमी से होता है घेंघा रोग, ग्वाइटर डिसीज, और यह थायराइड ग्रंथि का बढ़ना है। कौन सा? तो ये घेंघा रोग। घेंघा रोग क्या है? तो थायराइड ग्रंथि का बढ़ना, जो किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? तो सी फूड, मतलब समुद्री भोजन से और नमक से। इसकी आवश्यकता किस लिए होती है? तो थायराइड ग्रंथि के अच्छे विकास के लिए। ये सभी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आयोडीन से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली घेंघा रोग से संबंधित। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं फिर आयरन के बारे में। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो ऊर्जा स्तर बनाए रखने में ये सहायक होता है, टू मेंटेन अवर एनर्जी लेवल, एंड वसा चयापचय, फैटी मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। इसका सोर्स होता है सेब, अनार, गुड़, पालक, खजूर, गाजर, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है आयरन, जो कि हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये एग्ज़ाम के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है एनीमिया, रक्त अल्पता। इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और इसकी अगर अधिकता हो जाए तो एक रोग हो जाता है साइड्रोसिस और वेल्डर रोग। क्लियर है? उसके बाद आगे समझते हैं क्लोराइड। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के लिए ये सहायक होता है, और मांसपेशी प्रणाली, मस्कुलर सिस्टम के लिए सहायक होता है। इसका सोर्स होता है नमक, साल्ट, मांस और हरी सब्जियां। किसका? तो क्लोराइड का। और आगे हम समझते हैं इसी में फिर आहार फाइबर, डाइटरी फाइबर्स। तो इसका कार्य होता है, आहार फाइबर शरीर से मल पदार्थ, फीकल मैटर को बाहर निकालने में मदद करते हैं, और इसका सोर्स होता है फलों और सब्जियों के छिलके और साबुत अनाज, ओट्स, गेहूं और जौ। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? तो इन सब चीज़ों से हमें मिलता है डाइटरी फाइबर्स, जो पाचन में सहायक होता है। ऐसा कह सकते हैं पाचन में क्या ही सहायक होता है, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको स्मूथली बाहर निकालने में ये सहायक होता है, और इसीलिए ये जरूरी भी होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और एंजाइम को समझते हैं। एंजाइम्स आखिर क्या होते हैं और इसका क्या काम होता है? तो एंजाइम हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं, बायोकेमिकल रिएक्शंस में जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? तो ये जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को बढ़ाने में मदद करते हैं। और इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो राइबोजाइम को छोड़कर जो आरएनए से बना होता है, सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, और एंजाइम किसी विशेष प्रतिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे समझते हैं पाचन में एंजाइम, एंजाइम्स इन डाइजेशन। तो इसमें पहला हम समझेंगे लार के बारे में। तो इसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम टाइलिन होता है,
और जो क्या करता है, स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज पीएस 6.8 पर किस में बदल देता है, तो ये इसको बदल देता है माल्टोज में। किसको, तो स्टार्च को। और ग्लाइकोजन को सलाइवरी एमाइलेज पीएस 6.8 पर किस में बदल देता है, तो इसको बदल देता है माल्टोज में। क्लियर है। लार प्लस आंसू, सलाइवा प्लस टीयर्स, इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो एक जीवाणुरोधी एजेंट होता है। उसके बाद है पेप्सिन, प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचन में सहायक होता है। रेनिन की अगर हम बात करें तो ये दूध पाचन में सहायक होता है। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोपॉलिडेज, ये सब क्या होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड के पाचन में ये सहायक होते हैं। क्लियर है। इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये सभी चीज़ें याद हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं यकृत। तो यकृत को हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला बायोकेमिकल लेबोरेटरी किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है यकृत को कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। यकृत पित्त रस बाइल जूस स्रावित करता है जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस वसा के पाचन में मदद करता है। वसा का पायशीकरण किस में होता है, इमल्सिफिकेशन, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में होता है। क्लियर है। और ये होता किसकी मदद से है, तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, लाइपेज की मदद से होता है। लाइपेज की मदद से होता है। क्लियर है। ये सभी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में बहुत सी चीज़ों को समझा, सभी पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से जाना एंड डेफिनेटली आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीटेट एग्जाम का और शिक्षा भर्ती का, देन डेफिनेटली आप चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे इसी तरह की क्लासेस आते रहेंगे इस चैनल पर, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।